Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 2 of the history from trade to territory कि देखिए साम्राज्य से व्यापार से साम्राज्य की स्थापना कैसे करी, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्टेबल हुई और कैसे पावरफुल हुई। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेडिंग करने आई तब उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो यहाँ पर सेटल होंगे, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे ये कैसे ये कंडीशंस तैयार हुई और कैसे इन लोगों ने अपना लालच करके और यहाँ पर अपनी पूरी सत्ता स्थापित कर ली थी, इसके बारे में तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, पेज नंबर 11 पर आ जाइए आप लोग, मैं पढ़ देती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। अब देखिए क्या तो कि जब इनके शिप्स को रोक लिया जाता था और फिर उसके बाद में क्या किया था इन्होंने, जो फोर्टिफिकेशन वाला जो मेथड किया था कि भाई इन्होंने आर्मी प्रोटेस्ट करके और अपने रास्तों को क्या कर दिया था, सिक्योर कर दिया था, प्रोटेस्ट कर दिया था। तो इसके बाद में भी कुछ ऐसा काम हुए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे पॉलिटिक्स और ट्रेडिंग दोनों को कैसे अलग किया गया। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहाँ से स्टार्ट हुई, बिगेन फ्रॉम बंगाल। बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करना शुरू किया। सबसे पहले देखिए, the first English factory was set up on the bank of the river Hooghly in 1651. This was the base from which the company traders known as the time is the factors operated. The factory had the warehouse where goods for export were stored, and the offices were where company officers sat. As the trade expanded, as many priests did merchants and traders and come to the settle near the factory. देखिए क्या हुआ कि पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो 1651 में हुगली रिवर के किनारे पर शुरू हुई थी और कंपनी के जितने भी व्यापार थे, जितना भी ट्रेडिंग था वो यहीं से स्टार्ट किया था। इन ट्रेडर्स को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर्स कहा जाता था। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। वेयर हाउस का मतलब होता है जहां पर गुड्स को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट करने के लिए स्टोर किया जाता है, उसे वेयर हाउस बोला जाता है। ये कंपटीशन क्वेश्चन भी हैं, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीन ऑफ द वेयर हाउस। तो क्या था कि जहां पर ये जो एक्सपोर्ट करने के लिए माल को स्टोर किया जाता था, गुड्स को, उसे बोला जाता था वेयर हाउस, है ना। तो यहीं पर उन लोगों ने अपने ऑफिसेस बना लिए थे, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे वो बैठते थे। और जैसे जैसे ट्रेडिंग फैला, कंपनी ने अपने सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। उनको क्या देने लगे, वो लोग ब्राइब देने लगे, रिश्वत देने लगे कि आप लोग क्या कर लीजिए, यहाँ पर आकर सेटल हो जाइए, जिससे कि क्या होगा कि हम लोगों को जो उनका क्या था, मेन उद्देश्य उनका यही था, एम यही था कि जो रास्ते में होने वाली प्रॉब्लम्स थी, दूसरी यूरोपियन कंपनीज जो इनके प्रॉब्लम्स डाल रही थी, रोड़े अटका रही थी, तो उससे इनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। तो इन्होंने क्या करे, ब्राइब्स कर करके और इनको मुगल्स को क्या करने लगे, ये लोग अच्छे से सेटल करने लगे। बोले कि हमारा जहाँ पर कंपनी का फैक्ट्री है उसी के आसपास में आकर तुम लोग बस जाओ। By 1696 is began building a fort around the settlement. 2 years later, a bribed Mughal officers into the giving the company jamidari rights over 3 villages. One of these the Calicut, and which later grew into the city of Calcutta or the Calcutta as known as the today. It also persecuted the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting to the company the right of trade duty free. अब देखिए क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में आ गई थी और बंगाल में किसका शासन चल रहा था उस समय, जो है औरंगजेब जो रूलर थे, औरंगजेब का रूलर था। तो उन्होंने क्या किया, 1696 तक कंपनी ने क्या कर दिया कि एक किला बना दिया, कहाँ पर, इस फैक्ट्री के चारों तरफ एक फोर्ट तैयार कर दिया। और 2 साल तक उसने क्या किया, मुगल ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा ब्राइब यानी कि रिश्वत देकर और क्या किया, गाँवों की जमींदारी को खरीद लिया। इनमें से एक गांव जो था वो कालीकट पर था, जो बाद में क्या बना, कैलकटा बना, जिसे कि आज हम लोग कोलकाता कहते हैं। और कंपनी ने क्या किया, मुगल जो रूलर था, मुगल रूलर जो थे औरंगजेब, उनको इस बात के लिए भी रेडी कर लिया था कि वो कंपनी को बिना रेवेन्यू दिए व्यापार करने का क्या कर दे, फरमान, एक फरमान होता है एक जो भी मतलब रॉयल
ऑर्डर होता है, एक रॉयल ऑर्डर होता है, उसमें लिख दिया जाता है कि आप लोग कैसे भी करके ट्रेडिंग कर सकते हैं ड्यूटी फ्री। तो उसमें उन लोगों ने क्या इजाज़त ले ली थी औरंगजेब से कि आप लोग ऐसा हमें एक फरमान जारी कर दो जिसमें बिना शुल्क चुकाए, बिना कोई ड्यूटी फ्री, मतलब ट्रेड को ड्यूटी फ्री कर दिया जाए। तो इस बात से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती थी, रियासतें हासिल करने के लिए पहले से जो भी मौजूद अधिकारी थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में वो लगे हुए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, है ना। भाई फरमान में लिखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो औरंगजेब ने उसके लिए लिख दिया था कि आप लोग ड्यूटी फ्री जो है, टैक्स फ्री काम कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इससे जो है, अब पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ फिर बता देती हूँ आपको। द कंपनी ट्राई to continuously press to more concession and the municipality exciting prevalence the Aurangzeb's Farman. This instance the granted only company the right trade duty free, but officers as the company to were carrying the private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay and causing the enormous loss to revenue of for Bengal. How could the Nawab of Bengal मुर्शिद अली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब देखिए क्या हुआ कि कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगी, रियासतें हासिल करने के लिए, और पहले से जो भी अधिकारी थे उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, औरंगजेब से उन्होंने फरमान के लिए ड्यूटी फ्री जो है एक लेटर ऑर्डर पास करवा लिया था। फिर कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने पर्सनली जो ट्रेडिंग चला रहे थे उनको यह छूट नहीं थी, उनको यह रिबेल नहीं था कि भाई आप लोग जो है पे नहीं करेंगे टैक्सेस, लेकिन उन्होंने भी क्या कर दिया कि टैक्सेस पे करने के लिए मना कर दिया था कि भाई फरमान में हम लोग भी इंक्लूड है, जबकि ऐसा नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। अब मना करने से क्या हुआ कि जो बंगाल का जितना भी ज़्यादा एनॉर्मस लॉस होने लगा, सब लोगों ने टैक्सेस पे करने के लिए मना कर दिया, तो उनके रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू ऑफ बंगाल, वो क्या होने लगा, बिल्कुल लॉस में जाने लगा। और इससे क्या हुआ कि बहुत ही वसूली कम हो गई थी। और ऐसे में क्या हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद अली खान, उन्होंने इसका क्या किया, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखिए जब विरोध किया तो उनके साथ में एक आगे देखते हैं इसको, हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स। अब क्या हुआ कि जो बैटल्स हुए ट्रेड के लिए, व्यापार से युद्ध की नीतियां कैसे बनी। थ्रू द अर्ली 18th century the conflict between the company and the Nawab of Bengal interfered. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab arrested their power to the Ottomani, as other regional powers were doing at the time. Murshid Ali Khan and followed by the अलीवर्दी खान एंड द सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब देखिए क्या हुआ कि जो 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी उसमें कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों में बहुत ज़्यादा टकराव बढ़ गया था, दोनों आपस में बहुत नाराज़ हो गए थे, उन्होंने कन्फ्लिक्ट चलना हो गया था। अब औरंगजेब के डेथ के बाद में बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी अपनी पावर्स दिखाई। उन्होंने कहा कि भाई जितने भी ताकत है हमारी, उसकी स्थिति में ऐसा ही होना था, क्योंकि वो लोग रेवेन्यूज़ नहीं दे रहे थे। तो मुर्शिद अली खान, उसके बाद में अलीवर्दी खान और उसके बाद में सिराजुद्दौला क्या बने, नवाब बने बंगाल के। तो ये सभी क्या थे, एक बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे। उन्होंने कंपनी को जो है बिल्कुल रिलैक्सेशन देने से मना कर दिया और उनसे जो है ट्रेडिंग का अधिकार मतलब लेना शुरू कर दिया। उनको ये बोल दिया कि आप लोग जो है कंपनी को बिल्कुल भी किसी भी तरह की जो है हम लोग मना कर दिया उन्होंने कि हम लोग किसी भी तरह की तो इनको रियायतें नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी बोल दिया, दे रिफ्यूज टू ग्रांट a company concession, demand large tributes to the company right to the trade, denied any right to the mint coins, and supported in the from exciting the fortification, accusing the company to the decide they claimed to the company was developing in the Bengal understanding authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing in the officers. अब क्या होने लगा कि उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग ना ही तो है ना यहाँ पर जो है व्यापार करेंगे और ना ही कंपनी से नजराने मांगे। मतलब उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, कंपनी को उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया, बोला कि अब आप लोग जो है कॉइन्स भी मिंट नहीं करेंगे। और उनके जो किलेबंदी थी, उन्होंने जो मतलब चारों तरफ फोर्टिफाइड कर दिया था अपने आप को, तो उसके लिए भी उनको मना कर दिया था, स्टॉप कर दिया था फोर्टिफिकेशंस के लिए।
और कंपनी ने जो है धोखाधड़ी, कंपनी पर उन्होंने धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उन्होंने ये भी लिखा कि जो बंगाल है, मतलब कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और उन्होंने यह भी बोला कि इसकी वजह से बंगाल का जो टैक्सेस वसूल करने का जो तरीका है वो बहुत कम हो रहा है और जो नवाब से उनकी पावर कमज़ोर हो रही है, इसलिए जो है कंपनी टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। और इसमें उन्होंने क्या किया, अब जो कंपनी थी उनको बुरा लग रहा था और इसके लिए उन्होंने क्या किया, नवाबों ने उनके जो ऑफिसर्स थे उनके लिए अनरेस्पेक्टफुल, मतलब कि बहुत ही गंदे जो है लेटर्स, अपमानजनक जो है लेटर्स, चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो कंपनी थी वो मतलब एक गलत काम कर रही थी। उन्होंने बोला कि हमको तो फरमान जारी है तो हम लोगों को कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जब नवाब आए थे तो उन्होंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि बिल्कुल मना कर दिया कि टैक्सेस पे नहीं करेगी और राइटिंग में ना इनको डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे नवाबों के लिए, उनके ऑफिसर्स के लिए बहुत ही, और उन लोगों को अपमानित किया गया। Then company on the part declared that the unjust demand of the local officers were running the trade of the company. It was the also convenient of the expand trade to the enlarge in the villages and rebel is the fort. अब कंपनी का ये कहना था कि जो लोकल ऑफिसर्स है वो क्या कर रहे हैं, हम लोगों से बिल्कुल बिना मतलब कि मांगे, है ना, और मांगकर और हम लोगों के व्यापार को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डिमांड्स करके, बेकार की अनजस्ट डिमांड्स करके हम लोगों के जो है क्या कर रहे हैं, हमारे ट्रेड को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं और इससे हमारा ट्रेड क्या कर रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो ये अपने ट्रेड को फ्लोरिश्ड करने के लिए अपनी ड्यूटीज़ को रिमूव करने लगे। भाई इन्होंने बोला कि इनकी बातों से और इनकी बेतुकी मांगों से हमारा क्या हो रहा है, व्यापार तबाह हो रहा है। और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार क्या कर दे, उस पर से रेवेन्यूज़ हटा दे, टैक्सेस हटा दे। तो कंपनी को इस बात का भी बिल्कुल यकीन था कि वो अपना जो ट्रेड है उसको फैलाने के लिए उसे अपनी क्या करनी पड़ेगी, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, और क्या करना पड़ेगा, गांव खरीदने पड़ेंगे और किलों का जो है वापस रीबिल्ड करना पड़ेगा, फोर्ट्स को रीबिल्ड करना पड़ेगा, इसके अलावा विलेजेस को बाय करना पड़ेगा। तो ये टकराव जो है दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ता गया और इन टकराव की जो स्थिति में कौन सा बैटल की स्थापना हो गई थी, फेमस बैटल ऑफ द प्लासी, प्लासी का युद्ध तैयार हो गया था। अब ये सारे कारणों की वजह से कौन सा युद्ध की घोषणा हो गई थी, प्लासी के युद्ध की। इसे देख लेते हैं। देन देखिए 1756 में, मतलब व्हेन द अलीविदर खान डाइड इन द 1756 सिराजुद्दौला बिकॉम द नवाब ऑफ द बंगाल। जब 1756 में जब अलीवर्दी खान की मौत हो गई तो सिराजुद्दौला बंगाल के क्या बने, नवाब बने। और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से बहुत डर था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सिराजुद्दौला की जो पावर थी उससे बहुत डरती थी। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा मतलब पपेट बनाना, उसको ऐसा एक पपेट बनाना चाहती थी ताकि क्या करे कि उससे वो हमारे जो रूलर्स हैं उनको एक पपेट की तरह यूज़ करें और जैसा हम बोले वैसा काम करें, ऐसा चाहती थी वो। तो रूलर who would willingly give trade concession and the provisions. So is the try to the without succession it helped to the Sirajuddaulla's rival became the Nawab and flood the Sirajuddaulah asked the company in the mediating the political affairs of the nominated stop fortification. Then displayed the East India Company and the becruited English ships. Then he marched into the Calcutta and established control over the companies for there. अब क्या हुआ था कि ये चाहते थे कि वो कठपुतली नवाब बनाना चाहते थे, किसको, सिराजुद्दौला को। तो जो उसे क्या कर सके, व्यापारिक रियायतें दे सके, मतलब कंसेशंस दे सके और अलग से जो सुविधाएं हैं वो भी उनको मिल सके। तो कंपनी ने ये और मतलब एफर्ट्स भी किए कि सिराजुद्दौला के जितने भी रिबेलियंस हैं उनमें से किसी को नवाब बना दें, उनको से किसी को भी एक को नवाब बना दें। लेकिन कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिली। तो जवाब में सिराजुद्दौला ने ये ऑर्डर दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे, मतलब उनके पॉलिटिक्स जितने भी मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर ना करे और जितने भी फोर्टिफिकेशन है उसको रोक दे, बाकायदा टैक्सेस पे करे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, मतलब इधर से कंपनी और इधर से सिराजुद्दौला, तो उन्होंने क्या किया, 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में
इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की थी ना, उसमें 16वीं सेंचुरी में, तो नवाब की फौजी ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताले लगा दिए थे और अंग्रेजों के हथियारों को छीन लिया था और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद क्या हुआ, नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित जो उनका फोर्ट था उस पर भी कब्जे के लिए इसको रुख कर लिया था, मतलब उसको भी कब्जे में लेने के लिए उधर के लिए चले गए थे। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर क्या हुआ, मद्रास में जितने भी कंपनी के अफसर जो थे, रॉबर्ट क्लाइव, उनकी लीडरशिप में बहुत ही सेनाओं को रवाना कर दिया। कंपनी की सेनाएं कहाँ से आने लगी, मद्रास से कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो आने लगे। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, मतलब इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी, मतलब आर्मी सपोर्ट भी, इनको नेवल फ्लीट्स जो है वो भी मिल रही थी। देन इसके बाद में क्या हुआ, नवाब के साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक सौदेबाजी चली। अब सौदेबाजी चली तो आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में जो था सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना की लीडरशिप करी और नवाब सिराजुद्दौला को, और की हार का एक बड़ा कारण था उनके सेनापति जो थे, उनका वो में से एक सेनापति मीर जाफर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जाकर मिल गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने लगी। मीर जाफर के टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मना लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना देंगे। भाई मीर जाफर को इसलिए इन्होंने एक मतलब वही बात हो गई कि रिश्वत वाली बात हो गई कि इनको क्या कर दिया कि तुम्हें क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे, तो तुम क्या करो कि जो सिराजुद्दौला है उनके अगेंस्ट हो जाओ। तो मीर कासिम की जितनी भी सेना थी उसको इन्होंने, मीर जाफर ने अपनी इस प्लासी के मैदान में मना कर दिया जाने से। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर मीर जाफर की मतलब लालच आ गया और उसने मना कर दिया। देन देखिए कि प्लासी के युद्ध के बाद में, अब थोड़ा सा मैं इसको रीड करूंगी पहले। आफ्टर द डिफीट द प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज द अशेंटेड एंड मीर जाफर मेड ऑफ द नवाब। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू द टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द प्राइम objective was the expansion of the trade. The without willing to grant province territories need to be the taken over declarative। अब देखिए प्लासी की इस जंग में इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी और प्लासी की इस जंग के बाद, इस बैटल के बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर क्या बन गया, नवाब बन गया। फिर कंपनी अभी भी जो है शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। हाँ, फिर उनका जो एक मूल उद्देश्य तो क्या था, व्यापार को फैलाना था कि हमारा ट्रेडिंग फैलाना है। अगर यह काम लोकल जो रूलर्स थे उनकी हेल्प से हो जाता तो बिना लड़ाई लड़े ही हो सकता था, तो किसी भी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत। तो जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता तो आसान नहीं है। जो पपेट वाले नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे, आखिरकार उन्हें भी तो प्रजा की नज़र में सम्मान चाहिए था, मतलब रेस्पेक्ट चाहिए था। तो उन्होंने भी डिग्निटी के लिए जो है वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, कभी कभी उनको दिखावा करते थे और मना करते थे कि हम लोग ऐसे डायरेक्टली तुम लोगों को हमारा जो है ये शासन कैसे दे देंगे। अब देखिए आगे क्या हुआ, व्हाट कुड द कंपनी डू। अब कंपनी क्या करती है ना, तो इन्होंने क्या किया, व्हेन द मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोजिट हिम टू द इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन प्लेस। मीर कासिम कंप्लेन ही इज टर्न टू द डिफीट इन द बैटल ऑफ बक्सर and define only the 5 lakhs every month, but the company wanted to more money, finance war and the meet to the demand and trade is to expense with wanted to more territories in the more revenue. By the time change having failed to the but puppet Clive declared to his the indeed became Nawab's overself. Finally, 1765, Mughal Empire appointed the company was the Diwan as the province of Bengal. The Diwani allowed to the company use the revenue and company earlier faced. And silk textile India maintained company troops and meet to the cost building company fought into the Calcutta। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये नवाबों ने मना कर दिया कि भाई हम डायरेक्ट तो तुमको ऐसे कैसे दे दें, क्योंकि हमें भी क्या करना पड़ता है कि कंपनी जो है पब्लिक के सामने, हमारी प्रजा के सामने थोड़ा दिखावा करना पड़ता है। तो फिर कंपनी क्या करती है, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर क्या कर दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। कहाँ का, बंगाल का। और जब मीर कासिम परेशान करने लगा
है ना। तो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, तो उसको भी हारना पड़ा, उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने कितने रुपए देने थे? 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने के लिए और अपनी व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करती थी? पैसा चाहती थी। और कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई करना चाहती थी, ज़्यादा इलाके चाहती थी, मतलब अपना जो है किंगडम फैलाना चाहती थी। तो 1765 में जब मीर जाफर की मौत हुई तब कंपनी के इरादे बदल गए और जितने भी पपेट्स नवाब थे उनके साथ खराब एक्सपीरियंस को देखते हुए क्लाइव ने ये डिक्लेरेशन किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और आखिरकार 1765 में जो मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, है ना। फिर दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल का जो राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी ने पूरे बंगाल पर अपना रेवेन्यू एकाधिकार कर लिया और कंपनी की एक पुरानी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही भारत के साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें जो है ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से यह था कि ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। और प्लासी का जो बैटल था उसके बाद ब्रिटेन में सोने की जो इम्पोर्ट था वो कम होने लगा, एक्सपोर्ट कम होने लगा। और बंगाल के दीवानी मिलने से के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली जितनी भी इनकम थी उसके सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला लेती थी और कमाई से कंपनी भारत में सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल जो था वो खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और जितने भी ऑफिसर्स थे उनके जितने भी कंस्ट्रक्शन था उनको की लागत को उठा सकती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद में कंपनी ऑफिसर बिकम नवाब्स। जब ये लोग नवाब्स बने, बैठे कंपनी के अफसर, तो क्या हुआ देखिए, जब कंपनी के अफसर नवाब बनने का क्या मतलब था? अब नवाब बनने का क्या मतलब था तो देखिए कि इसमें ये जो थे, इट मीन्स कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर मोर पावर और अथॉरिटी। ये लोग चाहते थे कि इन लोगों को ज़्यादा ताकत मिले, ज़्यादा सत्ता मिले और इसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार थे, है ना। कुछ और फायदे भी नहीं थे। कंपनी का हर जो कर्मचारी था, हर एम्प्लॉय जो था, कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ द लाइविंग लाइक नवाब। वो सभी क्या करना चाहते थे? नवाबों की तरह लाइफ जीने का ख्वाब देखने लगे थे। और इन लोगों का प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल की जो असली नवाबों की इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें, है ना, कि भाई ये जो है एज अ गिफ्ट। बैटल ऑफ प्लासी के बाद में एक्चुअल नवाब जो था वो बंगाल का, उन्होंने ये बोल दिया था कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको गिव लैंड एंड द वॉस्ट सम ऑफ मनी द पर्सनल गिफ्ट फॉर द कंपनी ऑफिसर। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अज्यूम टू द फॉर्चुनेट ऑफ इंडिया and he had came to the Madras and 1762 left India is the become 45 to the 4014-102 intensely when he was appointed governor to Bengal 1764. He committed suicide in 1774. जब देखिए कि ये तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा देना होता था तो खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी इस तरीके से। और 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र कितनी थी? 18 ईयर्स का था वो। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हो तो यहाँ उसकी दौलत 401,102 पौंड के बराबर थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे जो वर्क पीरियड में उसे कंपनी के अंदर फैले जितना भी करप्शन था उसको ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन फिर भी 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खुद उसे भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी कि तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया। तो गवर्नमेंट को उसकी जो है ये इतनी संपत्ति पर, इतनी वास्ट जो इनकी संपत्ति थी उसके स्रोत पर बहुत ही शक होने लगा था और उसे जो है करप्शन के आरोप से बरी तो कर दिया गया था। लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब क्या था बच्चों की कंपनी का जितने भी अफसर, कंपनी के सारे अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए थे। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही उनकी मौत आ गई थी, मर गए थे। इसके अलावा उन सभी को क्या हुआ? भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इसमें से बहुत सारे अफसर जो है वो नॉर्मल फैमिली से भी थे, मिडिल फैमिली से भी थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौट कर आराम से ज़िंदगी को जी सके।
जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। वहाँ के लोग नवाब कहते थे उन्हें, भाई उन्हें वापस लौटने वालों को नवाब कहा जाता था। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे, मतलब बहुत ही रिचेस्ट पर्सन मानते थे, और जितने भी सीरियल्स और कार्टून्स में उनका मजाक उड़ाया जाता था। अब नेक्स्ट आता है कंपनी का फैलता शासन, कि कंपनी रूल जो है एक्सपेंड्स कैसे हुई। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक ये हमारा हाफ पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग बैक।